हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। अनस्टॉपेबल ने नया सीरीज चालू कर दिया है और आई होप कि आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस लेक्चर में और आप इंजॉय करेंगे। वीडियो के लास्ट में आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। गाइज, किनके लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो तो मैं आपको बता दूं। जो यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से। साथ ही जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका बीपीएससी हो गया, चाहे वो यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, उन तमाम एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प करेगा। और जो भी वन लाइनर एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा ही करेगा। ये लेक्चर आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा और साथ ही आपको अपने क्लास में भी आगे रखने में हेल्प करेगा। अब हम बातचीत करते हैं कि आज का क्या है न्यूज़। तो गाइज, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया सेशन, और जिसमें जितने भी सबमिट होने वाले होंगे, जैसे कि अभी G20 सबमिट होने वाला है, तो उसके ऊपर भी आपको काफ़ी अच्छा खासा इसी तरीके का वीडियो देखने को मिलेगा, इसी तरीके का पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ वगैरह वगैरह जो भी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रिक्स समिट 2023 हो रहा है और इसका जो ये जो हो रहा है आपका जोहेन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हो रहा है। इसमें बात करेंगे कि ब्रिक्स समिट आखिरकार क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर टुगेदर के लिए ब्रिक्स समिट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो हुआ था आपका ब्रिक्स समिट, वो हुआ था 2019 में, और 2019 के बाद ये आपका डायरेक्ट हो रहा है 23 में। तो आप ये मिला सकते हो कि 4 साल बाद ये होने वाला पहला मैन टू मैन या ओपन, यानी कि मैन टू मैन आपका होने वाला ये पहला सबमिट है। बिकॉज इससे पहले आप देखोगे तो कोविड आ गया, उसके बाद रसिया यूक्रेन वॉर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से इस बीच में नहीं हुआ था। तो इसमें हम बातचीत करेंगे पूरे सबमिट के ऊपर, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बातचीत करेंगे, चैलेंजेस क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं, सब कुछ के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पे देखो तो 2023 का जो ब्रिक्स सबमिट है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन गाइज, ये वर्ल्ड का 5 सबसे बिगेस्ट लीडर यहाँ पे मिलने वाले हैं आपका जोहेन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, और ये प्रॉमिस करेंगे फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के और कोऑपरेशन को लेकर के कि इससे आगे कैसे बढ़ाना है। दिस वीडियो मेड बाय मी कुमार धर्म, या मुझे आप मेरे नाम से जान सकते हो, धर्मेंद्र कुमार चौरसिया। तो गाइज, यहाँ पे हम देखें तो ओरिजिन के बारे में बातचीत करें तो ओरिजिन कैसे हुआ है ब्रिक्स का, या मीनिंग क्या है ब्रिक्स का, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। शुरुआती दौर में जब ब्रिक्स बना हुआ था, तो शुरुआती दौर में ब्रिक्स ना होकर के ये ब्रिक हुआ करता था। ब्राज़ील था, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 4 नेशन ने मिल करके इस ब्रिक को बनाया था। लेकिन फाइनली 2010 में अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका को भी इनवाइट किया गया, और फाइनली 2011 में साउथ अफ्रीका भी हमारे ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक जो हमारा एक संगठन था, उसका हिस्सा साउथ अफ्रीका भी बन गया, और तब से इसका नाम पड़ गया है ब्रिक्स। गाइज, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 ऐसे मेजर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ये पाँचों ने मिल करके बनाया है इस ब्रिक्स को। ब्रिक कॉइन किया गया था 2001 में। एक गोल्डमैन सांच है, ठीक है ना, गोल्डमैन सांच। इसमें एक व्यक्ति हैं, वो काम करते थे और उन्होंने ही इस चीज़ को सुझाया था। उनका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, माफ़ करना, आने वाले पीडीएफ में देखेंगे। फिलहाल में ये बात कहा गया कि देखो, ये राइज़ होगा वर्ल्ड का सबसे ग्रोइंग अ, इकोनॉमी बन सकता है, ठीक है ना? और ये इमर्जिंग इकोनॉमी होगा पूरे ग्लोबल मार्केट में, समझ रहे हो? और फिर कहा गया 2011 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया और साउथ अफ्रीका ने इस अलायंस को में ऐड हो गया, और फिर पावरफुल इकोनॉमिक फोर्स ग्रुप एक बना, जिसको कहा जाता है ब्रिक्स, ठीक है? तो हमने इसके ओरिजिन के ऊपर बातचीत किया। अभी और सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओरिजिन के ऊपर ही बातचीत करूं तो गाइज, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिक्स जो कंट्रीज है, वो रिप्रेजेंट करता है कि पूरे विश्व की जितनी पॉपुलेशन है, उसका 42% जो पॉपुलेशन है, वो सिर्फ ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका में मिलके बनाता है। 42% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का 42% पॉपुलेशन इन 5 देशों में है। और ऐसा कहा जाता है कि 23% पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का योगदान है इस 5 कंट्री का, और पूरे विश्व में जितने भी ट्रेड होते हैं उसका 16% योगदान देता है ये ब्रिक्स नेशन। यानी कि आप देख सकते हो कि इसका फ्यूचर
कितना ज़्यादा ब्राइट है और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही वजह है कि इस बार की जो सबमिट हो रही है जोहान्सबर्ग के साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें चलने वाली है। ओरिजिनेशन पे एक बार और मैं बातचीत करूँ तो पीछे मैंने बताया था आपको, तो देखो जिम ओ निकेल नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने ही सुझाया था और इन्होंने कॉइन किया था इस ब्रिक को। और इनका ही कहना था कि अगर ये 4 देश मिल जाए तो फिर ये विश्व में यानी कि 2050 तक वर्ल्ड में मोस्ट डोमिनेंट इकोनॉमिक कंट्रीज बन जाएगा, ठीक है ना। और ये जो जिम और निकेल हैं वो फॉर्मर चीफ हैं आपके गोल्डमैन सांच के, ठीक है ना। गोल्डमैन जो सांच है उसके ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। और इन्होंने ही 2001 में ये बात कही थी कि इन्होंने प्रिडिक्शन किया था कि अगर ये 4 कंट्री अगर एक साथ आ जाती है तो ये विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमिक डोमिनेंट कंट्री बन सकती है 2050 तक। तो देखो गाइस, अभी 2023 में है और 2023 में भी देखो तो काफ़ी सिनेरियो बदल चुका है। इंडिया की मैं बात करूँ थोड़ी देर के लिए, तो इंडिया अभी वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हो चुका है। चाइना दूसरे नंबर पे आ चुका है। इंडिया के बाद अब स्थान आने वाला है अफ्रीकन कंट्रीज का, समझ रहे हो ना। और इस तरीके से विश्व के 2050 तक अगर विश्व को कोई रन कर सकता है तो यही एक 5 कंट्री है जो आपको विश्व में सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा मैन पावर, सब कुछ होने वाला है। ओरिजिनेशन में थोड़ी-सी और मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखो, तो जब ब्रिक्स बना, यानी कि पहले तो ब्रिक था, लेकिन जब ब्रिक्स हो गया, तो उसके बाद बहुत सारे सेवरल मैकेनिज़्म में प्लेटफ़ॉर्म का डेवलपमेंट किया गया। जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत की गई है आपके ब्रिक के द्वारा, यानी कि ब्रिक्स के द्वारा। उसके बाद कॉन्टिजेंट रिज़र्व अरेंजमेंट का भी अरेंजमेंट का भी निर्माण किया गया है इस ब्रिक्स के द्वारा। उसके बाद ब्रिक्स बिज़नेस काउंसिल का भी निर्माण किया गया है। उसके बाद ब्रिक्स थिंक टैंक काउंसिल का भी निर्माण किया गया है। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का भी निर्माण किया गया है। तो एक ब्रिक्स देखो कितने सारी चीज़ों को एस्टेब्लिश किया है, और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको कहते हैं एनडीबी, ठीक है ना। उसके बाद और भी पॉइंट्स देखूं तो ये जो आपका हो रहा है ब्रिक्स समिट 2023, ये 15वां एडिशन हो रहा है, जो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शुरू हुआ था आपका अगस्त 2023 में, 22 अगस्त से 24 अगस्त तक ये चलेगा। नेक्स्ट जो ब्रिक्स सबमिट होने वाला है वो 16वां सबमिट होगा, वो दिल्ली में होगा, और ये 2024 में होने वाला है। अभी डेट और वेन्यू इसका डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2024 में इंडिया कंडक्ट करवाने वाली है, और 2023 का ब्रिक्स समिट आपका हो रहा है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड के ऊपर बातचीत करूं तो गाइज यहाँ पे देखो, पहला जो फॉर्मल जो मीटिंग बैठा था वो बैठा आपका 2009 में, और ये पहला फॉर्मल मीटिंग था आपका ब्रिक का, नॉट ब्रिक्स का, क्योंकि 2010 में इनवाइट किया गया था साउथ अफ्रीका को, एंड देन फाइनली 2011 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था ब्रिक को, एंड ये बना था ब्रिक्स। यहाँ पे देखो, ब्रिक कंट्रीज वेलकम टू साउथ अफ्रीका, इट्स अ न्यूएस्ट मेंबर कौन है, तो साउथ अफ्रीका है, जो 2011 में ज्वाइन किया। और यहाँ पे ब्रिक जो पहले था ब्रिक सबमिट पहले जो पहला फॉर्मल सबमिट हुआ था 2009 में हुआ, और इसमें बात किया गया कि मल्टीलेटरल कॉपरेशन को कैसे डेवलप किया जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो नौवा सबमिट हुआ था वो 2017 में हुआ था, और ये चाइना में हुआ था, और यहाँ पे फोकस किया गया था ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, इनोवेशंस के ऊपर, एंड पार्टनरशिप के ऊपर। और उसके बाद आप देखोगे तो पूरे विश्व में मोबाइल टेक्नोलॉजी, डाटा काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर गया, और इसके बाद आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इसके बाद थोड़ी सी और मैं बातचीत करूँ तो फाइनली हम आते हैं करंट सिनेरियो पे। देखो गाइज, अभी तक हमने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया, किसने ये ब्रिक्स सब को कॉइन किया था, किसने कहा था कि इसे बनाना चाहिए, 2050 तक क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने बातचीत कर लिया। और फाइनली अब हम बातचीत करते हैं 2023 के ऊपर। तो देखो गाइज, यहाँ पे ग्लोबल साउथ एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत किया गया है ये ब्रिक्स समिट 2023 में, और ये भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा ग्लोबल साउथ वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये डायरेक्टली हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है कि भैया ये ग्लोबल साउथ है क्या। तो देखो गाइज, ये कुछ नहीं है, ये एक टर्म है कंट्रीज को और रीजन्स को बताने का पूरे वर्ल्ड में,
कि कौन कंट्री कितना ज़्यादा डेवलप है और कौन कंट्री कितना ज़्यादा लेस डेवलप है। तो यहाँ पे देखो, तो ये ग्लोबल साउथ जो है, ये लेस डेवलप्ड कंट्री है, लेस वेल्दी कंट्री है, लेस इन्फ्लुएंट कंट्री है ग्लोबल नॉर्थ के, क्योंकि नॉर्थ वाला आप पार्ट में देखोगे तो वो पार्ट बहुत ज़्यादा डेवलप है, और ग्लोबल साउथ वाला पार्ट देखोगे तो ये अभी डेवलप नहीं हुआ है। ग्लोबल साउथ बहुत सारे प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, जैसे कि डेवलपमेंट को लेकर के, यहाँ पे पॉवर्टी की बहुत ज़्यादा है ग्लोबल साउथ में। आप यहाँ पे देखो तो इनइक्वालिटी है, क्लाइमेट चेंज की समस्या बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी संभावना बहुत ज़्यादा इसका अ, आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हेल्थ चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो सस्टेनेबल इश्यूज़ हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट का वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, और ये सारे क्या है, तो ये सारे चैलेंज है, और ये कहाँ पे फेस हो रहा है, तो ग्लोबल साउथ में फेस हो रहा है। तो ग्लोबल साउथ इसलिए इम्पोर्टेंट है, और यही वजह है कि जो भी हमारे देश के प्रमुख हैं, या जो ब्रिक्स कंट्री के जो भी मेंबर हैं, उनका ये मानना है कि ग्लोबल साउथ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल साउथ का डेवलपमेंट होने के बाद ही पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ों को हम लोग दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं है, इस डाटा में और भी आगे आप बढ़ो तो पॉवर्टी के रिगार्डिंग कहा गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि मोर देन 700 मिलियन जो लोग हैं वो ग्लोबल साउथ में रहते हैं, और वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे रहते हैं, ठीक है ना। और इनका जो लिविंग वेजेस की मैं बात करूं तो इनका 1-2 डॉलर से भी कम है पर डे का, समझ रहे हो ना। और इसकी वजह से इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। यहाँ पे आप पॉवर्टी इज़ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, देखो पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, जो आपका इफेक्ट डालता है एक्सेस ऑफ एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, फूड के ऊपर, वाटर के ऊपर, सैनिटेशन के ऊपर। उसके बाद बेसिक जो नीड होता है लाइक डेट, आपको आपकी जो भी बेसिक्स नीड होते हैं, जैसे कि बहुत अच्छा खाना खाना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब पैंडमिक आया तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है, जब नेचुरल डिजास्टर कोई आता है तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट भी पैदा हो जाते हैं। तो ये सारे एजेंडा को रखा गया है 2023 में। 2023 के सबमिट में और भी अगर बात करूँ तो यहाँ का एक विजन गाइड किया गया है, जिसको कहा गया है सागर, और ये इंडिया के द्वारा गाइड किया गया है सागर। तो सागर वर्ड किसके द्वारा दिया गया है, इंडिया के द्वारा, जिसको कहा गया है सिक्योरिटी एंड ग्लोबल फॉर ऑल रीजन्स। देखो, सागर का फुल फॉर्म दिया गया है सिक्योरिटी एंड ग्लोबल ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और उसके बाद एक कमिटमेंट भी किया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम। देखो गाइस, हम लोग जो एंशियंट टाइम से मानते आते हैं कि जो हमारे कुटुंब है वो देवता के समान है, और यही कहा जाता है कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ठीक है ना। और ये इंडिया के द्वारा कहा गया है। ब्रिक्स कंट्रीज के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि इंडिया अभी इस बार देखो जो ब्रिक्स समिट हो रहा है, इसमें ये सारे मुद्दे को उठाने वाला है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं टेररिज्म से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, ठीक है ना। टेररिज्म हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करता है। टेररिस्ट हमेशा कहीं न कुछ ना कुछ हमारे इंडिया कहीं न किसी न किसी पार्ट में ये होता ही रहता है, और ये वर्ल्ड लेवल का मुद्दा बन गया है अब टेररिज्म। अब किसी एक नेशन के लिए नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट बना हुआ है। साइबर सिक्योरिटी का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखो तो कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करेगा, कहेगा ओटीपी दे दो, और आपके लाखों रुपए अकाउंट से खत्म। हेल्थ कॉर्पोरेशन के ऊपर बातचीत चलेगा, ट्रेड फैसिलिटेशन पे बातचीत चलेगा, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत चलेगा, एंड देन फाइनली कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर भी बातचीत चलने वाला है। इंडिया ने एम किया है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, जैसे कि इनोवेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया। ह्यूमन कैपिटल के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और ये करना बहुत भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इंडिया विश्व की सबसे बड़ी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुकी है, और ऐसे में ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा टेक्नोलॉजी से, इनोवेशन से, और ये सारे कहीं ना कहीं हमारी चैलेंजेस हैं, और इसके सॉल्यूशंस हमें मिल करके करने पड़ेंगे। यानी कि ब्रिक्स कंट्री मिल करके इन सारे प्रॉब्लम्स का समाधान निकालेगी, ये सारी प्रॉब्लम्स का समाधान निकालेंगी, ये सारी प्रॉब्लम्स का समाधान निकालेगी जो चल रहा है। उसके बाद ब्रिक्स समिट में कुछ गोल्स भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि कुछ टाइज वगैरह किए जाएंगे, जैसे कि ग्लोबल जो आपका
कॉपरेशन जो फेस हो रहा है, ग्लोबल चैलेंजेस उसके ऊपर, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से और आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से डेवलप किया, जैसे कि एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रमोशन होगा जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे कहा जा सकता है कि हाँ भैया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, डाइवर्सिटी कैसे फैलाया जाएगा, ट्रेड में डाइवर्सिटी कैसे फैलाया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ और कहाँ-कहाँ पे है जहाँ पे क्रिएट करके हम लोग नए-नए डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप और इनोवेशंस के ऊपर बढ़ावा दिया जाएगा और यहाँ पे पीपीपी मॉडल पे बातचीत किया जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पे देखोगे तो कंट्रीज़ एंड पार्टनरशिप में देखोगे तो ये सारे पॉइंट्स को एक बार देख लेना, आपको बहुत अच्छे से और भी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। वैसे मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चाइना के ऊपर देखो तो ये मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना, ठीक है ना? और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वर्ल्ड लार्जेस्ट गुड ट्रेडिंग नेशन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट गुड ट्रेडिंग नेशन है और समझ रहे हो ना क्योंकि यहाँ पे यहाँ की जो वैल्यू चेन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, टेक्नोलॉजी हो गया, कटिंग हो गया, एज ये सब कुछ बहुत हाई है। इंडिया के रिगार्डिंग बात कहा जाए तो ये रैपिडली ग्रो करने वाली विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे टेक बहुत हाई है, पावर हाउसेज़ हैं। इंडिया इज़ द करेंटली वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इन मेजर इकोनॉमी। यहाँ पे कहो स्टैंडिंग द सॉफ्टवेयर में हम लोग बहुत आगे हैं, आईटीज़ में बहुत आगे हैं, टेक्सटाइल में आगे हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी तरीके से ब्राज़ील के बारे में कहा जा रहा है, उसी तरीके से रसिया के बारे में कहा जा रहा है, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका के बारे में भी कहा जा रहा है। साउथ अफ्रीका के बारे में देखो तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, किंग ऑफ द मिनरल्स आप कह सकते हो साउथ अफ्रीका को। और यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इनका डोमिनेंस है ऑयल के ऊपर और इंडस्ट्रीज के ऊपर। और इनकी बात करें तो कमोडिटीज़ हो गया, एक्सपोर्ट सेंटर हो गया, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ों पे ब्राज़ील के बहुत बड़े अधिकार हैं, समझ रहे हो ना? तो ये सारे कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम क्या निकलने वाला है इस समिट का, तो न्यू डील्स होंगे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो मैंने आपसे बात किया, जैसे कि ग्लोबल साउथ के ऊपर बातचीत चलेगा, ग्लोबल नॉर्थ के ऊपर बातचीत चलेगा कि नॉर्थ जिस तरीके से आगे बढ़ा है, साउथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, रीइंफोर्स टाइज किए जाएंगे, न्यू आइडियाज़ एंड कोलैबोरेशन के ऊपर भी बातचीत चलने वाली है। और ये हमारे देश के सभी मान्य देश के विश्व के सभी बड़े लीडर्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो इसके ऊपर एक बार बातचीत कर लेते हैं। देखो तो गाइज, हर चीज़ का कुछ ना कुछ आउटकम है, कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ उसका आउटकम भी है। अगर अपॉर्चुनिटी है तो इसके चैलेंजेस भी है। जैसे कि ट्रेड को लेकर के अगर बात किया जाए तो न्यू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ब्रिक्स कंट्रीज के पास। डेवलपिंग मोर डाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिफाई एंड एडवांस टेक्नोलॉजी और क्लोजर कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन शेयर एंड ग्लोबल चैलेंजेस, ठीक है ना? तो ये चैलेंजेस, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। चैलेंजेस क्या है, तो हमारे पास रिस्क है, ठीक है ना? जैसे कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज वगैरह, ग्लोबल ट्रेड वगैरह, ये सारे रिस्क है। अनइक्वल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये रिस्क है। और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है कि यहाँ सरकारें बदल गई, जोड़ नोड़ की सरकारें बनी हैं, कोई भी आया कोई भी गिराया सरकार और चला गया, इस तरीके की बातें चलती रहती है। यहाँ पे ब्रिक्स में अगर और भी ग्लोबल कॉन्टेस्ट की मैं बात करूँ तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, एक तो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बातचीत किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लुएंस। उसके बाद है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन में बात करूँ तो ब्रिक्स कंट्रीज वर्क करते हैं एक साथ मिल करके क्लाइमेट चेंज के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, उसके बाद सोशल इनइक्वालिटीज़ के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखो तो 40% जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ ब्रिक्स के पास है, ये ब्रिक्स नेशन के पास है। 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी किसके पास है, तो ये ब्रिक्स नेशन के पास है। और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड सॉफ्ट पावर और ये कल्चरल एक्सचेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप सॉफ्ट पावर से ही किसी को दिलों को जीत सकते हैं, ना कि हार्ड पावर से। यहाँ पे कल्चरल रीच की मैं बात करूँ तो इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ये कहते हैं ना कि अनेकता में एकता है, तो आप इंडिया में देख लो अनेकता में एकता है। और जितने भी ब्रिक्स कंट्री में 5 नेशंस है आप देखो तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी 5 बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से कल्चरल क्रिएशन किया जा सकता है, हेरिटेज का निर्माण किया जा सकता है और सॉफ्ट पावर को डेवलप करके विश्व पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस जमाया जा सकता है। तो गाइज, ये था पावरफुल वीडियो आप सभी के लिए, जो था ब्रिक्स नेशन के रिगार्डिंग।
ब्रिक्स सबमिट की रिगार्डिंग। और आई होप कि अनस्टॉपेबल का ये नया सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा, कहीं ना कहीं इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और भी अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू, आंसर करना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच एवरीवन। हमसे बात करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए सारे लिंक है जहां से आप बातचीत कर सकते हो। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।